नमस्ते, आदाब। आप देख रहे हैं पसमानदा डेमोक्रेसी की एक खास पेशकश, शख्सियत से मुलाकात और मुद्दों की बात। आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, जो साहित्य के साथ साथ समाज की तमाम सारी विधाओं में दखल रखते हैं। आप अपने बारे में तारुफ करें। मेरा नाम डॉक्टर अरमान अंसारी है और मैं सतोती कॉलेज शांत में 10 साल मैंने हिंदी पढ़ाया था और अभी परमानेंट का इंटरव्यू हुआ जिसमें नहीं हुआ। इसके पहले भी मैं कई आंदोलनों से जुड़ा रहा हूँ। मुक्त समाजवादी धारा से जुड़ा रहा। जयप्रकाश सबसे पहले सार्वजनिक जीवन में प्रवेश जो है वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाई गई एक संगठन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के माध्यम से हुआ जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। उसके बाद समाजवादी जन परिषद नामक एक संगठन से हुआ जिसको किशन पटनायक ने बनाया था। उसका विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी यूनियन सभा से जुड़ा, उसका महासचिव रहा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा। और इस फिर आम आदमी पार्टी और जो दूसरे समाजवादी धर्रा हैं इनके साथ जुड़ करके काम करने का थोड़ा बहुत अनुभव है। एक तरह से देखा जाए तो सेमेस्टर सिस्टम की जो परीक्षाएं हैं और सेमेस्टर सिस्टम की जो पढ़ाई है वो जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का भी काम किया है कि पहले 1 साल पे मूल्यांकन होता था, अब मूल्यांकन जो है 6 महीने पे होता है। तो बात जैसे देखा जाए अभी भी कि जो पहले अच्छे संस्थान होते थे जैसे JNU हो गया, AMU हो गया, इवन BHU हो गया, या जो रेजिडेंशियल एक कैंपस थे उसमें सेमेस्टर था और सेमेस्टर था इसलिए उसकी अपनी एक महत्ता थी। तो उस पर सेमेस्टर सिस्टम पे मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर की जो खामियां हैं, टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है या टीचर की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या फिर जो बाकी रिसोर्सेज उनको चाहिए, उस पर बात मुझे लगता है। हाँ, ये तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये पहले से रहा है सेमेस्टर सिस्टम कई देश के बड़े यूनिवर्सिटियों में। लेकिन अभी एक झटके में जो सेमेस्टर सिस्टम स्टेट यूनिवर्सिटी हो या केंद्रीय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हो, हर जगह लागू किया गया है। आप देखेंगे कि बिना किसी तैयारी के आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी एक विषय में किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एकदम शिक्षक नहीं है, शिक्षक ही नहीं है। और बिना शिक्षक का ये सिस्टम कैसे चलेगा, इसको सरकार समझ नहीं पा रही है। तो एक तरह से आप उन इलाकों में सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिए हैं जहाँ पर संसाधन विहीन है। वो कॉलेज में न शिक्षक हैं न दूसरे जो संसाधन होने चाहिए इस शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, बिल्कुल उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये संभव नहीं है। इसका सबसे प्रभाव जो है, इसका प्रभाव जो सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ रहा है वह कहीं ना कहीं समाज का जो हाशिए का तबका है, जो पसमानदा तबका है, उसके ऊपर पड़ रहा है। तो इस पर हमको नए तरीके से सोचना पड़ेगा सरकार को कि जो हाशिए के समुदाय है, जो पसमानदा तबका है, उसको कैसे इससे जोड़े और उसका लाभ, उस शिक्षा का लाभ मिल सके। हाँ फरमान भाई, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है हम लोगों की। अब मैं चाहूँगा कि चूँकि आप एक एक्टिविस्ट हैं, रहे भी हैं, जैसे आपने खुद भी एडमिट किया कि आप चीज़ों से बहुत इस देश को, इस समाज को बहुत खूबसूरत बनाने की मुहिम में आप जुड़े हुए हैं। सवाल यहाँ आता है कि जो हिंदू और मुस्लिम की जो बात की जाती है एक बाइनरी में रख के, जो धार्मिक सौहार्द की बात की जाती है, तो धार्मिक सौहार्द में सामाजिक न्याय किस तरीके से लाया जाए ताकि देश की जो एक हिंदू मुस्लिम या गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको और बेहतर बनाया जा सके, उसको आप कैसे रेखांकित करें? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिंदू में तो SC ST OBC के नाम पे बात होती है सामाजिक न्याय की, लेकिन माइनॉरिटी का इसमें जोड़ देते हैं लोग। और इस देश में मैक्सिमम जो सरकारें रही हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करती है। उसमें मतलब पिछली की जो सरकार रही है वो भी माइनॉरिटी की बात करती है, और बाकी सामाजिक न्याय वाले वो भी करती है। अभी इस समय में जो बात हुई है पसमानदा की, तो उस पर थोड़ी लिटरेचर बढ़ने शुरू हुए हैं, लोगों के अंदर चेतना आई है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं बेसिकली? देखिए, पहली बात यह है कि अभी की वर्तमान की जो सरकार है ये तो हिंदू मुस्लिम बाइनरी में बांट करके देखती है, इससे इनको लाभ भी होता है और वही उनकी राजनीति का प्रमुख आधार भी है। दूसरी सरकारें हैं, जो दूसरा हमारा जिसको हम सेकुलर जमात बोलते हैं, वो सेकुलर जमात के पास भी जो भारत की सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक न्याय है, उसको देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग रहा है।
वो अभी जो सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान को एक एकीकृत इकाई के रूप में देखता है, जबकि मुसलमान एकीकृत इकाई है नहीं। मुसलमान समाज भी आप देखेंगे कि अलग अलग जातियों में बटा हुआ समाज है और अलग अलग जातियों की अपनी अपनी जातियों के अंदर शादी ब्याह होती है, ठीक है, और सभी जातियों की अपने अलग अलग प्रोफेशन व्यवसाय भी रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अब यदि आप केवल मुस्लिम के या फिर क्या बोले हैं, एक शब्द अपने अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल बार बार होता है, तो अल्पसंख्यक के नाम की बात जब भी होती है तो उसका लाभ सीधा सीधा जो मुस्लिम समाज का फॉरवर्ड तबका है, जिसको अशराफ कहते हैं, जिसको अशराफ बोलते हैं, उसको होता है। तो ये इसको अशराफ मतलब अल्पसंख्यक कहना बंद करना होगा। एक तो मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक समाज नहीं है, हिंदू समाज के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी है वो मुस्लिम समाज की है। और मुस्लिम समाज कोई एकीकृत समाज नहीं है या जातियों में बटा हुआ समाज है। इसके प्रोफेशन अलग है, इसकी शादी ब्याह अलग होती है, कई जगहों पर मस्जिदें अलग हैं, कई जगहों पर कब्रिस्तान अलग हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए और जो खास करके इसके जो पसमानदा तबका है मुसलमानों का, उसकी हालत तो बहुत बुरी है। यहाँ तक आपने जब देखा होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस सच्चर कमेटी ने एकदम बजाते उसको बताया था कि फला फला, और रिकमेंड भी किया था कि सरकार को चाहिए क्या कि फला फला जातियों को वो शेड्यूल कास्ट में शामिल करे, तब वो तबका। और ये भी बताया था कि जो पसमानदा तबका है उन जातियों को नाम लेकर के कि जो हिंदू समाज की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो स्थिति है उससे भी कई गुना बुरी स्थिति पसमानदा तबके की है। तो इस तरह से जो सामाजिक भेदभाव है भारत के समाज में, उसका प्रभाव मुस्लिम धर्मावलंबी जो लोग हैं उनके उसमें भी पड़ा है, उनके अंदर भी जातियां हैं। लेकिन जो सेकुलरिज्म और मुस्लिम की बात करने वाली जो पार्टियां रही हैं वो इस पे क्यों नहीं प्रकाश डालती हैं? आप इसके पीछे क्या देखते हैं? देखिए, इसके पीछे तो क्या है कि वो जितने भी मतलब सेकुलरिज्म की बात करने वाली पार्टियां हैं मुसलमानों को पसमानदा के एंगल से नहीं देखती हैं। क्यों नहीं देखती? वो इसलिए भी नहीं देखती हैं कि उनको लगता है कि यदि हम इसकी बात करेंगे तो मुसलमानों में एक डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो जो बड़ा तबका है 85% जो तबका आप देखेंगे कि पसमानदा तबका है, तो डिवीजन होगा तो उस पसमानदा तबका को उसका हक देना पड़ेगा, उसकी भागीदारी देनी पड़ेगी, नौकरी में हिस्सेदारी की बात करनी होगी, टिकट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो पार्टियां ईमानदार नहीं है? हाँ, इस मामले में तो ईमानदार नहीं है। यदि उनको भी अपनी राजनीति में ईमानदारी से आगे बढ़ना है तो पसमानदा तबका को, मुसलमान समाज के जो पसमानदा तबका है, इसकी हिस्सेदारी, इसकी भागीदारी, इसके हक अधिकार, इसके हक हकूक को सुनिश्चित किए बिना उनका भी भविष्य राजनीति में बहुत आगे नहीं है। लेकिन वो तो कर ही नहीं रहे हैं उन लोगों। तो इधर तो एक तरफ तो पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी बात किए, उधर कांग्रेस का एक लफ्ज भी नहीं आया, जबकि बेसिकली मुस्लिम देखा जाए तो कांग्रेस का वोटर रहा है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि वो पूरा कॉन्फिडेंस में है कि हम जो पसमानदा तबका है उसको हम अंधेरे में रखें भी, उसको हम वंचित भी रखें, लेकिन तब भी वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकता है? इसका एक कारण और भी आप देखेंगे कि जो दूसरी हिंदू तबके हैं, इसके जो पसमानदा हैं, उन पसमानदा लोगों में उन्होंने अपने अंदर से लीडर डेवलप किया। आप देखिएगा ना कि पूरी संरचना बदल गई। कल तक जो तबके, जो जातियां और उनके नेता जो हाशिए पे थे वो केंद्रीय कक्ष में बैठने लगे, वो मंत्री होने लगे, उनके अंदर नेता पैदा हो गए। नहीं, तो मंडल कमीशन के बाद से ऐसा तो हुआ नहीं कि उनके लिए सदन में या विधानसभा लोकसभा में कोई आरक्षण लाया गया? लाया नहीं, मतलब इसके लिए उन टिकटों के लिए उनको भी आरक्षण नहीं है? पहले भी आते थे आरक्षण नहीं, लेकिन उनमें अवेयरनेस आ गई, उनमें ऐसी जागरूकता आई। तो मुस्लिम के अंदर भी तो पसमानदा तबका रहा है, तो अपने आप को क्यों नहीं एसोसिएट करता है कि हम पसमानदा हमारे अंदर जाती है? इस पे क्या कहेंगे? ये आपका अच्छा सवाल है। और चूंकि मुस्लिम समाज अभी भी एक तरह से आप कहेंगे कि एक धार्मिक समूह के तौर पर, अभी भी मुस्लिम समाज एक धार्मिक समूह के तौर पर है, इसलिए अभी भी वह उस रूप में जिस तरह से हिंदू समाज अपने अंदर जातियों को आधार बना करके अपने नेता को, अपने लीडर को चिन्हित करता है, अपने अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाता है, उस तरह से अभी भी मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज का पसमानदा तबका नहीं चला पाता है। तो इसका मतलब है कि उसमें अवेयरनेस चलाने की जरूरत है? हाँ, अभी भी बहुत जरूरत है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी जो मोदी जी जो पिछले अपने चुनावों के दौरान या उसके पहले 17 से लेके बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, वो कह तो रहे हैं। नहीं मतलब मान लिया कि अवेयरनेस यदि फैला रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि वो कह रहे थे उसको आप पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे? वो कह तो रहे हैं, लेकिन उनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आप देखिए ना, उनकी सरकार आने के बाद,
ठीक है ना। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई सारे पसमानदा मंत्री कुछ बनाए लोगों को तो किया है, कुछ लोगों को किया उसका लेकिन ये पहले कांग्रेस में ये भी नहीं देखने को हाँ, मिलता था। बिल्कुल कांग्रेस समाजवादी में भी नहीं- देखने को नहीं बिल्कुल मिलता नहीं मिलता था। किसी भी सेकुलर तथाकथित पार्टियों में और भी अभी देखने को भी नहीं मिलता। अभी भी आप देखिएगा ये चुनाव जो हुआ है लोकसभा, इसमें भी बहुत उन्होंने कुछ समाजवादी पार्टी ने बहुत काम नहीं किया, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने भी नहीं जिस- किया, दूसरी हाँ। पार्टियों ने भी नहीं किया। लेकिन स्थिति ये है कि आप देखिएगा इनकी सरकारें बनी तो उसके बाद जो हमले हुए, जो क्या बोलते हैं उसको, भीड़ के नाम पर जो हत्या हुई, हम्म, उसमें सबसे ज़्यादा पसमानदा तबकों की हत्या हुई। हम्म, सबसे ज़्यादा पसमानदा, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, हम्म, यहीं आ जाता है। गरीब है, सड़क पर काम करता है, छोटा छोटा काम करके अपनी आजीविका पालन करता है, परंपरागत पेशे में है, धंधे में है, तो सबसे पहले यहीं मारा जाता है। तो सबसे ज़्यादा हत्या हुई, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। केवल पसमानदा की बात करना, भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने वाला भी यही तबका है, चाहे यही तबका हिंदुओं है। का पसमानदा हो या मुस्लिम का बिल्कुल, पसमानदा। बिल्कुल। तो हिंदुओं के अंदर तो एक चेतना की बयार चल रही है जो धार्मिक पाखंड से बाहर निकालने की बात करता है, जो अलग अलग तरीके के घेटों से जाने से रोकता है, हिंदूवाद के नाम पे या किसी भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी में जाने से रोकता है। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये बात होती ही नहीं। हाँ ये तो आप कह सकते तो हैं। इसको लेके आप बताएंगे कि कुछ लोग हैं जो इस पे काम करते हों, या फिर इसके अंदर क्यों नहीं वो सफल हो रहे हैं? अब देखिए काम तो शुरू हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि ये एक तो आज़ादी के बाद से जो हमारी राजनीति रही, जबकि देखा जाए तो आज़ादी के पहले से पसमानदा हाँ। आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल मोमिन आज़ा- कॉन्फ्रेंस के नाम से आज़ादी 1904 का- में। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वो तो चल ही रहा है। तो उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अभी तत्कालिक हम देखें तो हिंदुओं के अंदर जिस तरीके से धर्म को लेके, समाज को लेके, संस्कृति को लेके जो एक बात हो रही है पैरेलल, कि हमारी जो आडंबर से हमें दूर रहना है, हमें हमारी लाइन ये है, ऐसा कभी मुस्लिम में लाइन नहीं होती है। उसमें धर्म के नाम पे बिल्कुल चीज़ें मोबिलाइज की जाती है। आप इसको मानते हैं क्या कि ऐसा होता है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी मुस्लिम समाज एक धार्मिक समूह के तौर पर आगे बढ़ा है। जिस तरह की प्रगतिशील चेतना से लैस हिंदू समाज का पसमानदा तबका हुआ है, उस तरह से प्रगतिशील और जो मूल्य हैं और खासकर लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसको लेकर के उस तरह से और उतनी शिद्दत के साथ मुस्लिम समाज आगे नहीं है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है, मुस्लिम नेतृत्व जो है, पसमानदा नेतृत्व भी जीरो है नहीं तो लगभग। उसको उभरने ही नहीं दिया गया ना। हाँ, उभरने नहीं और दिया गया, मदरसा की बिल्कुल। तरफ ढकेला गया। बिल्कुल बिल्कुल अभी भी देखिए तो अधिकांश पसमानदा जो बच्चा है वो मदरसा में उसको भेजा जाता है ज़बरदस्ती। मदरसा को मॉडर्नाइज नहीं किया गया। तो इससे क्या होता है, क्या आप इसको मानते हैं कि मदरसा अशराफिया राजनीति का एक टूल रहा है? आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो मदरसा शिक्षा के जो बड़े केंद्र हैं, खास करके वो और खास करके संगठित जो समूह है, मदरसा में भी जो संगठित समूह है, उसमें जो ऊपर के पोस्ट हैं, उसमें भी जो बैठे हुए लोग हैं, वो सब अशराफ हैं, ज़्यादातर अशराफ हैं, ज़्यादातर अशराफ हैं। या स्वयं मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले, राजनीति का करने की दावा करने वाली, प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली जो ऑल इंडिया क्या नाम है इसका, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका जो नेतृत्व भी देखें आप, तो उसमें भी ज़्यादातर जो काबिज हैं नेतृत्व के स्तर पर, वो भी सब अशराफी हैं। अली अनवर साहब ने जो किताब लिखी है मसावात की जंग, उसमें बजाते उन्होंने नाम दिया है, उस सन और ईयर दिया है कि किस तरह से जब 85% पसमानदा तबका जिसकी आबादी है 85% मुसलमानों की, तो उस रूप में इसकी नेतृत्व में भी भागीदारी वैसे ही हो। ये तो एकदम बिल्कुल आपका कहना ठीक है, वो नहीं हो पाती। इसके लिए आप क्या, एक आपके पास एक लिविंग एक्सपीरियंस है, लिव्ड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, और आपके पास एक विजन भी है। आप एक देश के बड़े संस्थान में इतने दिनों तक सेवा भी दिए हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे अलग अलग क्षेत्र में भी गए होंगे और बहुत सारी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ा होगा। तो आप के हिसाब से देखा जाए तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि देश में जो सच्चे अर्थों में भाईचारा, राष्ट्रवाद और भारतीय जो संस्कृति रही है, जिसके अंदर किस तरीके से जो पसमानदा और बहुजन और मुस्लिम का जो समीकरण रहा है, उसमें आपकी लाइन कैसी होनी चाहिए एक बुद्धिजीवी के रूप में, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो पसमानदा तबका है, इसकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक हालात है, इसको देखते हुए, और लगभग यह पसमानदा तबका का थोड़ा सा है अलग, बिल्कुल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बराबर है, उससे भी कई बार नीचे गिर गया है। लेकिन हमें विकास का एक पैमाना ऐसा तय करना पड़ेगा जो जिसमें सबको समाहित किया जा सके। वर्तमान विकास का जो मॉडल है वह ज़्यादातर पसमानदा तबके को हाशिए पर फेंकता है, ठीक है ना, एकदम हाशिए पर फेंक देता है, वो उसको नहीं लेता, अपने साथ
ये अपने साथ चलाना, अपने साथ उसका उंगली पकड़ करके या उसका हाथ पकड़ करके चलना वो नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता है। ये तो पहले जो मुस्लिम राजनीति करने वाली जो पार्टियां थी, मुस्लिम के नाम पे जो सपोर्ट करने वाली पार्टियां थी, वो भी ऐसे ही करती रही। तो वो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि जो हम लोगों के बाद की पीढ़ी है, मतलब अभी जो पीढ़ी तैयार हो रही है विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, उसके लिए क्या मैसेज होगा कि उसको किस तरीके से समावेशी जो संस्कृति है, समावेशी जो विकास है, उसका हिस्सा बनने के लिए आप कैसे उसको प्रोत्साहित करेंगे? नहीं, उसको तो समझना ही पड़ेगा कि भारत का विकास जो होगा, ठीक है ना, और भारत का विकास का मतलब है जो जितने भी सामाजिक समूह हैं, ठीक है ना, जिसमें सामाजिक न्याय जब तक नहीं होगा तब तक, और सामाजिक न्याय में उसका लाभ जब तक सभी तबकों तक नहीं पहुंचेगा, उसमें भारत का विकास नहीं हो सकता। और मुट्ठी भर तबकों का 5%, 10% लोगों का विकास करके पूरे भारत का विकास नहीं अब करेंगे। देखिए, इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे, जैसे दलित आंदोलन वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारे दलित के नाम पे कहाँ कोई चीज़ें हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों को तो बहुत सारे इदारे हैं, माइनॉरिटी इदारे हैं, जिसमें उनके पढ़ाई लिखाई से लेके, उनके चिकित्सालय से लेके तमाम सारी चीज़ों की वो बात करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब उसमें भी तलाशा जाए तो उसमें भी पसमानदा नगण्य है। तो वो तो ये कहते हैं कि भाई आपको तो ऑलरेडी एक दिया गया है, तो उसमें आप अपनी हिस्सेदारी को और अपनी जो एक जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसको आप क्यों नहीं तलाश रहे हैं? तो क्या इसमें नहीं तलाशने के पीछे की वजहों में आप किन चीज़ों को देखते हैं? देखिए, एक तो अवेयरनेस का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, वो समझ ही नहीं पाते हैं इन चीज़ों को, इससे क्या लाभ होगा। और ज़्यादातर अभी भी नहीं, पढ़े लिखे तबकों की हम कह रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे तबके जिस तरह से एफर्ट करना चाहिए समाज में अवेयरनेस के लिए, वो पढ़ा लिखा तबका भी नहीं कर पाता है। और पॉलिटिकल लीडरशिप भी उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है, और जो लीडरशिप डेवलप हुआ भी है उसको सत्ता में भागीदारी राजनीतिक दलों ने दिया नहीं, ताकि वो विधानसभा में जा सके, लोकसभा में जा सके, ताकि उसकी एक पहचान बन सके उसके समाज में, और समाज में जब अपनी बात कहे तो उसका एक प्रभाव पड़े। ये भी बहुत कम हुआ तो बहुत कम है, बहुत कम। और ये बड़े पैमाने पर जब तक नहीं होगा ये करना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे कि जो हिंदू पसमानदा तबका है, उस तबका के लीडर काफ़ी, एक बड़ा गैलेक्सी ऑफ लीडर्स की, काफ़ी सभी जातियों की लगभग आ गई है, तो उसकी अपील है। तो उसने कन्फ्रंट किया है ना। हाँ, उसने अपने तमाम तरीके के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सत्ता रहा, उसके पैरेलल उसने कन्फ्रंट किया है, तो उसकी लीडरशिप आई है। बिल्कुल। पसमानदा तबका तो जो सनातनी चली आ रही है व्यवस्था, उसको चैलेंज नहीं करना चाहता है। ये पसमानदा तबका तो चुनौती, मतलब इस्लाम के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को भी बहुत हद तक समझ नहीं पाया है। और इसलिए भी हमको लगता है ना कि इस्लाम के जो बहुत सारे प्रगतिशील मूल्य हैं, उन प्रगतिशील मूल्यों को भी पकड़ ले और जिद करे, तभी भी उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे क्या क्या चीज़ बहुत सारे प्रगतिशील मूल्य हैं। जैसे आप सोचिए ना, जो जैसे कहा जाता है कि जो समाज के मतलब पिछड़े हुए तबके हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। स्वयं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत बिलाल साहब, उन्होंने खड़ा होकर के हजरत बिलाल साहब को अजान देने की वो किया। अजान उनको नहीं चाहते थे अरब के लोग कि वो अजान दें, लेकिन उन्होंने वो किया, जबकि एक हबशी थे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रगतिशील मूल्य हैं, तो उन मूल्यों को लेकर के अगर पसमानदा तबका जिद करे तो उसके धार्मिक समूह के जो मूल्य हैं, लेकिन जो पसमानदा तबका है ये अभी भी अपना लीडर जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, चिन्हित ही नहीं कर पाया कि ये हमारा लीडर है। नहीं, चिन्हित क्या कर पा रही है, तो अभी भी कहीं यादव को जिताता है, कहीं हाँ किसी के पीछे रहता है। और अभी देखा जाए तो अभी जो इलेक्शन बीता है, इसमें भी अपने विवेक से नहीं वोट देके इसको ये किसी और के विवेक से वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा, चूंकि ये वो भी तो जुड़ा है, हुआ है, ये भी वो तो राजनीति है। भी जुड़ा हुआ है। वो तो है, आप सही कह रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की जो राजनीतिक दल हैं, इसमें भी अपने हक हकूक, अपने अधिकार, अपने राजनीतिक नेताओं के लिए कुछ सीट चिन्हित कर लेना, मंगवा लेना, ये अभी भी इस तबके के पास इसने इसको सीखा ही नहीं है। तो इसको सीखना पड़ेगा और इसको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इस तबके ने अभी उस तरह की ताकत दिखाई नहीं। जैसे अभी ये आरोप लगाया जा रहा था कि मोदी जी जो पसमानदा की बात कर रहे हैं या उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, एक स्टेट में पूरा जो इतना किया जा सकता था माइनॉरिटी
आपका जो मिनिस्टर हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया आपका, और जो दूसरे उर्दू अकादमी हो गया, उसके उन्होंने पसमानदा को बनाया। तो लोग इस रूप में देख रहे थे कि अब हो सकता है कि आने वाले समय में पसमानदा बीजेपी को वोट करे, क्योंकि उसको ये उठा रही है। लेकिन इसके ठीक अगेंस्ट हुआ। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, ये तो है। एक प्रश्न है, मतलब क्यूरियोसिटी है हर किसी की। मोदी जी ने तो किया भी था, उठाया भी था सवाल, कई पसमानदा जातियों के नाम भी लिया था। उन्होंने कहा था कि अब फलां है, फलां है, फलां है। दरअसल वो उनकी एक बड़ी सोच जो थी बीजेपी की, कि वो मुस्लिम वोट बैंक है जो करीब करीब एक साथ जाता है। नहीं, देखिए वो वोट बैंक तो उसमें एक सेंध किया जाए। वैसे भी भाजपा मुस्लिम वोट को काउंट करके नहीं चलती है। 2 बार तो सरकार मुस्लिम को एक्सक्लूड करके ही बनाई। लेकिन इसमें आप चूंकि पसमानदा बुद्धिजीवी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें तो पसमानदा तबके का ही भलाई था या उसी के हित की बात थी। तो उसमें मतलब जो कयास लगाया जा रहा था कि अब हो सकता है कि ये बातचीत हो रही है तो उसको वोट देगा, या फिर इनके साथ अपने आप को एसोसिएट भी कर रहा था। तो इसमें कहाँ, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, कोई भी समाज किसको वोट देगा और किसको नहीं देगा, इसमें केवल आप पसमानदा तबका का नाम ले लेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। हाँ, नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। वो कई स्तर पर काम करता है। कई तरह के संगठन होते हैं, कई तरह के समूह होते हैं, कई तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो तय करते हैं कि कौन कहाँ किसको वोट देगा। और वोट देना अलग काम है। मान लीजिए आप देखिए ना, स्वयं पिछले विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 22% आबादी, 22 से 24% आबादी मुस्लिम आबादी, अगर हम इस रूप में देखें, और वो मुस्लिम आबादी ज़्यादातर पसमानदा आबादी है। तो आप उसमें से बीजेपी ने कितना टिकट दिया? इलेक्शन के जस्ट पहले इलेक्शन में कितना टिकट दिया? नॉट ए सिंगल टिकट, एक भी टिकट नहीं दी किसी मुसलमान को। मुसलमान मतलब मैं जब भी कह रहा हूँ तो पसमानदा को। तो एक टिकट नहीं देने की वजह से पूरा संदेश किया गया। अब 22% आबादी को इग्नोर कर दिए। और इस लोकसभा में कितना टिकट मिला है? मेरे पास पता नहीं, आप तो पत्रकार हैं, चीज़ों को जानते हैं, कितने लोगों को टिकट दिया बीजेपी ने? अभी एक केरल में ही था बस। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों से भी एक मतलब बनता है कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब मान लीजिए कि जो मारे गए मुसलमान, जो भीड़ की हिंसा में मारे गए, मोब जो बोलते हैं, मोब लिंचिंग, मोब लिंचिंग जो बोलते हैं, उसमें जो मारे गए, उसमें मोदी जी ने कितना, या इस सरकार ने कितना डट करके वो किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे पसमानदा भाई मारे गए हैं, जो हमारे ही इनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। और जो मुसलमान है भारत में, वो कोई बाहर से आया हुआ था, वो तगड़ है, इसी देश का हिस्सा रहा है, उसके कई पीढ़ियों में पीछे जाएंगे तो सब कहीं ना कहीं कोई इसी देश का हिस्सा था, वो हिंदू समाज का हिस्सा था। उसने अपना यहाँ मुस्लिम समाज का, इस्लाम का, जो धर्म का जो सहिष्णुता थी, जो सामाजिक न्याय था, और मतलब जो उसके साथ आकर्षित होकर के इसके साथ जो भेदभाव किया, अपना धर्म परिवर्तित किया। स्वयं कबीर, जो इन्होंने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो किताब लिखी है कबीर, उसमें ये बातें इन्होंने वो किया है, दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना धर्म बदला। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें बेसिकली जो यूथ है, यूथ को हम एड्रेस कर रहे हैं, मान के चलिए। हमें वो बाकी सारी चीज़ें हैं, नैरेटिव्स है, वो चल रहा है। जैसे अली साहब ने लिखा है, मसूद आलम फलाही साहब ने लिखा है, खालिद अंसारी साहब ने लिखा है, आपका ये एक और हैं अरशद आलम साहब, उन्होंने भी लिखा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इम्तियाज़ साहब ने लिखा है जिन्होंने। तो हम यूथ के बीच में, चूँकि वो चीज़ें एक पीढ़ियों का गैप है, तो अभी जो चीज़ें हैं अभी जैसे चल रही है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, तो एजुकेशन पे तो बात हो गई हम लोगों की जो था। तो उसके बाद संविधान और कुरान, आपको लगता है कि दोनों दो चीज़ें हैं कि एक से दूसरे में जाने पर एक के मूल्य दूसरे से टकराएंगे? देखिए, एक तो कुरान का मेरा अध्ययन भी बहुत नहीं है, और न ही संविधान का अध्ययन है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो मुस्लिम समाज है, वह एक तो
अब देखेंगे दुनिया का सबसे लेटेस्ट धार्मिक समूह है जिसके तमाम तरह की चीज़ें, कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो लिखित रूप में है, ठीक है ना। तो उसका जो मूल्य है, कुरान के जो मूल्य हैं, जो प्रगतिशील हैं, लेकिन हदीस को तो लोग कहते हैं कि हदीस अपने अपने तरीके से गढ़े गए हैं। लोग कहते हैं, और हदीस पर अध्ययन करने वाले जो लोग हैं बहुत वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छी टिप्पणी कर पाएंगे। छोड़िए, उधर हम नहीं जा रहे हैं, उधर नहीं जाते हैं, वो एक पेज का मामला है। जैसे आप प्रगतिशीलता की बात कर रहे हैं, तो प्रगतिशील होने का मतलब बहुत सारी चीज़ें, यदि वैश्विक संदर्भ में प्रगतिशीलता देखा जाए तो वो लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे ये तो इस्लामी जो एक उसूल है उसके खिलाफ जा रहा है। तो आप उन लोगों के लिए कैसे आप कहेंगे कि वो प्रगतिशील बने, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व ये भी होता है। अब देखिए, जो कुरान हदीस है जी, और जो दूसरी धार्मिक किताबें हैं, उसको पढ़ने और उसको पढ़ करके उसके समझ का स्तर भी अलग अलग है। अब एक ही किताब को कोई मौलवी, कोई मुल्ला पढ़ेगा तो उसकी व्याख्या कुछ अलग तरह से करेगा, और एक प्रगतिशील आदमी जब पढ़ेगा, एक मुफ्ती पढ़ेगा, धार्मिक समूह का जो मुफ्ती पढ़ेगा उसकी व्याख्या अलग करेगा। और एक ही किताब, कुरान हदीस और दूसरी धार्मिक किताबें हैं, उसके जो समझ का स्तर है वो बिल्कुल हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस स्तर पर भी आपको समझ करके, मतलब मुस्लिम जो धार्मिक लीडर्स हैं और उनको भी जो हमारे प्रगतिशील मूल्यों हैं उस तरफ बढ़ना चाहिए, और जो राजनीतिक नेतृत्व है इसको भी पढ़ते हुए, समझते हुए इसको इस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसलिए में आप देखेंगे कि जो नालसार विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति, जो आज शायद पटना विधि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, फैजान मुस्तफ़ा साहब, वो भी कहते हैं कि जो संविधान है, संविधान हमारे लिए बड़ी चीज़ है, क्योंकि संविधान क्या करता है, हमें अपने धर्म की पालन करने का, धार्मिक किताबों का पालन करने का, उसको हमारी धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाने का, फैलाने की इजाज़त देता है। तो संविधान जो है वो न केवल हिंदू पसमानदा के लिए ज़रूरी है बल्कि मुस्लिम पसमानदा के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस देश का आइन है, जिस मुल्क में, जिस समाज में, जिस देश में हम रहते हैं, वो आइन है और वह हमें एक आज़ादी देता है। तो उस पर भरोसा करना, उसको भी लेकर चलना, तो हमारे एक हाथ में, मुसलमानों के एक हाथ में, या पसमानदा तबके के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में संविधान, इसको एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। तो शायद हम एक बेहतर तालमेल बैठा पाएंगे, और इस देश की जो बुनियादी ढांचा है, इस देश का जो जमहूरियत है, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो सदियों से, हज़ारों साल की सभ्यता रही है, उस सभ्यता को हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो आपस में मेल मिलाप की सभ्यता रही है, आपस में मिलजुल करके रहने और देश को चलाने की सभ्यता रही है, तो शायद हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ डिजिटलीकरण, ज्ञान का डिजिटलाइजेशन सर्वव्यापी हो गया है। पहले पुस्तकें लाइब्रेरी में होती थी तो वहाँ जो पहुँचता था उसे ज्ञान मिलता था या उसको पढ़ पाता था, लेकिन आज अपने फिंगर टिप पे हर किसी के पास एक छोटा स्क्रीन है जिसे हम स्मार्टफोन के नाम से जानते हैं। ऐसी स्थितियों में पसमानदा बहुत बहक जा रहा है किसी भी पोस्ट को लेके, तो आप उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे कि उसकी तथ्यता की जांच करें, या फिर कैसे उसे, किन लोगों को फॉलो करना चाहिए इन मुद्दों पे? देखिए, ये बात ठीक है कि मतलब सोशल मीडिया जो है एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर, न्यू मीडिया जो है, इसको न्यू मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं न्यू मीडिया हैं, और इस तक सबकी पहुंच, लगभग ज़्यादातर समाज के लोगों की पहुंच बढ़ी है। तो और उसमें बहुत सारी बातें सर्कुलेट की जाती हैं, बहुत सारी सूचनाएं और बहुत सारी अनर्गल सूचनाएं भी दी जाती हैं, जिससे भड़काऊपन एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति उसके धार्मिक भावनाओं को और दूसरी तरह के सांस्कृतिक भावनाओं को भड़काया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। ये भी हुआ है। तो इसका एक मतलब सकारात्मक उपयोग भी है और इसका नकारात्मक उपयोग भी है। आप इसका उपयोग समाज में अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं, समाज के दो अलग अलग समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए भी कर सकते हैं। ये भी हुआ है। और इसको जब भी हम देखें सोशल मीडिया को, तो इसको देखने समझने के बाद हम फैक्ट चेक करें, और जो फैक्ट चेक करने वाली एजेंसियां हैं, बहुत सारे फैक्ट चेक तो करने वाले लोग आ गए हैं जो बताते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ें ठीक हैं, ये सूचना गलत है, ये सूचना इस रूप में देनी चाहिए, कुछ और रूप में आया है। तो इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो माध्यम जितना इस मतलब सहज रूप में इस तक लोगों की पहुंच बढ़ी है इंटरनेट के माध्यम से हर हाथ में,
उतना खतरनाक भी है, उतना जहर फैलाने में, समुदाय को लड़ाने में खतरनाक भी है। तो इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके और अचानक विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि कोई सूचना ऐसी आ रही है। हम विश्वास, हमारे पास आज के तारीख में बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल में जा कर के उसको चेक कर सकते हैं। तो गूगल बहुत सारी चीज़ों को क्लियरफाई कर देता है। बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग जो टीम बनी है, जो मीडिया का अध्ययन करके वो करती हैं, जैसे जुबैर वाला जो अभी कुछ दिन पहले सरकार गिरफ्तार की थी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, रवीश कुमार हैं, और आप देखेंगे वो जो ध्रुव राठी हैं, इस तरह के लोग हैं। कई सारे लोग हैं जो अपना इस काम इस दिशा में काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो हमें सोशल मीडिया देखना चाहिए, लेकिन उस पर आँख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, हमको चेक करना है, क्योंकि आज के युग में लोग आपको बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। आप चूँकि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे आशा की जाती है कि विश्वविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों के तहत जो एक सत्ता पैरेलल चलती रही है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, वहाँ पे जो एक अशराफवाद का जो एक नैरेटिव है वो चलता रहा है। पिछले दिनों इस देश में 2-3 कई सारे संस्थानों को, असंख्य हैं, मैं इसमें नंबर याद नहीं आ रहा है, लबुलवाब हम यही इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया गया ऑन पेपर कि भाई इसमें कोई आरक्षण नहीं होगा, कोई इसमें इंक्लूसिव नहीं होगा, इंक्लूसिवनेस नहीं होगा, तो उसको लेके आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप उससे पसमानदा कैसे प्रभावित हुआ है और ये क्या साजिश है, इसका जरा पर्दाफाश करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया गया निश्चित तौर पर, और उसमें जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस तरह के जो संस्थान हैं, बहुत सारे कॉलेजेज भी हैं। हाँ, कुछ कॉलेजेज भी हैं देश के जो माइनॉरिटी संस्थान के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें माइनॉरिटी संस्थान घोषित करने से कई तरह के प्रभाव पसमानदा तबके पर पड़ा। पसमानदा तबके का, और इसमें जो खासकर रिजर्वेशन खत्म किया गया, और रिजर्वेशन खत्म करने के बाद जो रिजर्वेशन के नए स्वरूप बने, उस स्वरूप को लेकर के हम बात करें, खास करके जामिया मिलिया इस्लामिया के रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के बात करें, तो इसमें आप देखिएगा कि 10% मुस्लिम ओबीसी को इन्होंने रिजर्वेशन दिया, ठीक है, 10% मुस्लिम गर्ल्स को रिजर्वेशन दिया, और इसमें आधा जो सीट है ओपन रखा है, ठीक है। जबकि जब 10% मुस्लिम ओबीसी को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम ओबीसी जो है ज़्यादातर मुस्लिम समाज का जो समाज के जो लोग हैं 85% हैं, और ओबीसी में हैं, तो आप उनको 10% क्यों दे रहे हैं? बाकी 50% आप रख रहे हैं, वो किसके लिए रख रहे हैं? उसमें किसको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं? एक तो इसमें नामांकन के लिए जो बात है, ये नामांकन में ये है, नामांकन में उनका एडमिशन की जो पॉलिसी है उनकी ये है। बाकी जो नौकरियां हैं, चाहे वो शैक्षिक पदों पर हैं या फिर गैर शैक्षिक पदों पर हैं, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आज भी कोई जामिया मिलिया इस्लामिया में कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसमें मुस्लिम समाज को ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। तो जब मुस्लिम प्रोफेसर नहीं बनेगा, मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेगा, तो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनेगा, प्रोफेसर नहीं बनेगा, तो अपने जो समाज के आने वाले जो लोग हैं उनके लिए कैसे लिखेगा, कैसे पढ़ेगा, उसके बुद्धि का विकास कैसे होगा? लेकिन इस पर अभी तक पसमानदा लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी तरीके से इसमें कोई मुहिम नहीं चलाई, तो इसके पीछे क्या कारण रही है? नहीं, जा रही है तो उनको आगे आना पड़ेगा ना। 10/11 में जब ये पॉलिसी बन करके आई जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो पसमानदा मुस्लिम महाज के कुछ नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की, और मतलब लिखा पढ़ा भी, थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, कई जगह चर्चाएं भी आयोजित की गई। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर आयोजित होनी चाहिए, जितने बड़े पैमाने पर विरोध होना चाहिए इस पॉलिसी का, उतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो पसमानदा तबका के अंदर शिक्षित इस स्तर पर सोचने वाले जो बुद्धिजीवी हैं वो बहुत कम हैं, और वैसे ही राजनीति में उनकी भागीदारी बहुत कम है। तो विधानसभा है या लोकसभा है जहाँ पर वो इस सवाल को उठाएंगे, जो सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनेगा, विषय बनेगा, तो वो भी उनकी वहाँ भागीदारी नहीं है। तो ये भी मीडिया आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मीडिया में जो 80-85% लोग हैं वो सब सवर्ण अशराफ तबके के लोग हैं, जो हिंदू अशराफ ज़्यादातर हैं, और जो थोड़े बहुत हैं वो मतलब मुस्लिम अशराफ हैं, मुस्लिम जो हैं।
तो इनकी आवाज़, इस आवाज़ को क्यों कैसे उठाएंगे? वो तो उठा ही ये नहीं पाते। सेकुलरिज्म की बात करते हैं अधिकांश जो लोग हैं, खास करके अभी तक की जो धारा से जुड़े रहे हैं मुस्लिम, या जो प्रकाश की एक धारा रही है एकेडमिया में, जो या तो आप मान लीजिए कि वो या तो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस से रहे हैं, तो क्या वो लोग, उनका जो चरित्र है वो न्यायिक नहीं रहा है? अब आप कह सकते हैं कि न्यायिक नहीं रहा, या फिर इस दिशा में उन्होंने सोचा नहीं, या सोचा भी तो बहुत ध्यान से पसमानदा तबके के हक हुकूक की बात करने वाली जो बात थी, या जो मुद्दे थे, जो उसको बिंदु थे, उसको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, उसको दाब दिया, उसको रोक दिया, जहाँ वो उभर सकते थे उसको रोक दिया। तो उनको फिर रेखांकित करके इन लोगों ने उसे क्यों नहीं काउंटर करने की कोशिश की? जो पसमानदा तबके के जो भी लोग हैं इस देश में, 2005 में ही देखा जाए तो अली अनवर साहब लोकसभा पहुंचते हैं। अली अनवर लोकसभा साहब में एक यदि आवाज़ उठती है, वो एक महाज के अध्यक्ष भी थे, तो महाज पूरे देश भर में ही था पूरे, तो उन्होंने क्यों नहीं यूनाइट किया? क्या वो मुस्लिम राजनीति की गिरफ्त में आ गए, या उनके अंदर मुस्लिमों का नेता बनने का ये सवाल हुआ? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब ये देखिए, वो अली अनवर साहब ने पसमानदा, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बनाई, उसकी राजनीति शुरू की, और उसका केंद्र मुख्य से बिहार रहा। बाद में उत्तर प्रदेश में हाजी निसार अंसारी साहब ने शुरुआत की, और काफ़ी मऊ और बुनकर इलाके हैं वहाँ पर काम किया, काफ़ी हद तक उन्होंने वो किया। उन पर, हाजी निसार अंसारी पर हमने एक राइटअप लिखा भी था कि किस तरह से वो इस राजनीति में आए, और किस तरह से अली अनवर के पसमानदा आंदोलन को उन्होंने गाली दिया था। अली अनवर ने जब पसमानदा एक पर्चा दिया था लखनऊ में, और बाद में जब उनको ये लगा कि नहीं ये ठीक कर रहे हैं, तो फिर जाकर मिले और अपने आप उसकी शुरुआत की। ये तो है। और लेकिन आप 2 टर्म अली अनवर साहब को राज्यसभा में मिला, और उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक जितना आप कर सकते थे उन्होंने बहुत हद तक किया भी। ये भी दिलचस्प है कि जब अली अनवर साहब सदन में थे और उसी समय माइनॉरिटी बिल पास किया गया, उसके खिलाफ में क्यों नहीं खड़े हुए? अब ये देखना पड़ेगा कि उस समय उन्होंने क्या रुख अख्तियार किया। उनका महाज था, उस महाज के माध्यम से, जिस महाज की वजह से उनको एमपी बनाया गया था, उसी महाज से जुड़े हुए तमाम लाखों पसमानदा लोगों के हितों की बलि चढ़ाई जा रही थी, लेकिन इसमें ये अपने महाज को आगे नहीं किया। और संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो भी संविधान ही का मामला था, संविधान बचाने की लड़ाई में वो आगे नहीं आए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर देखिए, एक तो ठीक है, इतिहास है, एक इतिहास है। अब उन्होंने देखना पड़ेगा कि लोकसभा में जनता को इसलिए बताना जरूरी है कि लोकसभा में किस रूप में इसको उठाया, नहीं उठाया, इस सवाल को। लोकसभा में तो देखिए, लोकसभा में विपक्ष के लोगों ने भी उठाया था, राज्यसभा में, लोकसभा में जहाँ कहीं भी था, कुछ लोग इस पे बोले भी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देश भर के पसमानदा मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। तो इसको किस रूप में देखेंगे आप? अब इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि और एक राजनेता जो पसमानदा तबके से राज्यसभा में चुन करके जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी भी पसमानदा के पक्ष की और हित की बात करती है, तो इसलिए वो बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि इसलिए जो दरवाजे 1950 में बंद कर दिए गए शेड्यूल कास्ट के लिए, उसको खोले जाएं। तो उन सब उस राजनीति का प्रभाव ही था, अली अनवर के राजनीति का प्रभाव था। लेकिन वो राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति, हम इसलिए ये सवाल आपसे कर रहे हैं थोड़ा तल्ख और तीखा, कि अभी जनता के मन में जो सवाल उठ रहे होंगे वो इससे जोड़ेगी और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो आखिर इनके अंदर कौन सी लालच थी कि अपने महाज को आगे करके, चूँकि कांग्रेस का हिस्सा तो जदयू रहा नहीं है, जदयू तो एनडीए का हिस्सा रहा है, तो एनडीए का हिस्सा था तो कांग्रेस द्वारा उठाए गए बिल पे तो ये खुल के उसका विरोध कर सकते थे। देखिए, इस सवाल के जवाब तो शायद अली अनवर साहब नहीं, जो समय थे साहब वो ज़्यादा अच्छी तरह से दे पाएंगे। और लेकिन आपको क्या लगता है कई बार क्यों नहीं काम किया? कई बार चीज़ें मतलब ब्लैक और व्हाइट में नहीं होती है। हाँ, नहीं, वो तो हमेशा ब्लैक और व्हाइट में नहीं होती है, और कई चीज़ों के कई अलग अलग पक्ष होते हैं, हमेशा ग्रे एरिया एक होता है। तो वही मैं ग्रे एरिया के बारे में, चूंकि आप एक विद्वान हैं, एक पसमानदा समाज के एक क्या कहता है कि एक पढ़े लिखे समझदार शहरों में रहने वाले, शिक्षा से जुड़े हुए, खुद एक इतनी लंबी यात्रा करके आए हुए व्यक्ति, जो जीवन के हर पड़ाव को देखा है, उससे होकर गुजरा है, इसलिए ये सवाल आपसे हम कर रहे हैं। क्या बताइए कि इनकी क्या मजबूरी रही हुई कि इस पे आके और वो स्टैंड नहीं लिए और फिर महाज को आगे करके और पसमानदा के हक मारी के खिलाफ में ये खड़ा नहीं हुआ? आपको क्या लगता है?
अब इसमें मैं इस पे देखिए मतलब स्पष्ट रूप से अपनी बात रखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिक न्याय का मामला है। नहीं, ठीक है, इस सवाल का जवाब अली अनवर साहब ही दे पाएंगे वो बेहतर तरीके से कि उन्होंने आपने उस कभी समय उनसे आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई हो तो आपने सवाल किया है? नहीं, हमने कभी इस तरह का सवाल उनसे नहीं किया, लेकिन जब वो पहली बार एमपी बन के आए थे दिल्ली में, नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो 94 गई। में, अब ये अभी जो ये जो इसकी हम बात कर रहे हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वाली, तो इसमें जब हकमारी हुई, जब उसको माइनॉरिटी घोषित कर दिया गया, उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि अब उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो पसमानदा का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होना है भाई। आप और किसी तबके को नहीं देते, आप मुस्लिम में ही उसको बढ़िया से लोकेट कर लेते कि भाई इतनी इसको, इतनी इसको, इतनी उसको, तब भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। भाई इस देश में एक सहिष्णुता तो रही ही है, जो प्रगतिशील लोग या न्यायवादी जो लोग रहे हैं उनको तो यह है नहीं कि भाई मुस्लिम को कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिसकी हक मारी की जा रही है वो तबका खुद नहीं आ रहा है अपने हक के लिए, इसके पीछे किन चीज़ों को इस सवाल को अली अनवर साहब ने तो उठाया है, कई बार उठाया है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में हम पसमानदा लोगों का शोषण होता है, हमारे हक हकूक मारे जाते हैं, इससे अच्छा तो हम समान जो इंस्टीट्यूशन था और उसमें ओबीसी के आधार पर, शेड्यूल ट्राइब के आधार पर हमको लाभ मिलता था उसका, उन्होंने इस सवाल को उठाया है कई बार। नहीं, लेकिन ये महाज तो अभी तक भी ये मुद्दा नहीं बन पाया और वो सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। उसके बाद से आपको पता है कितने सैकड़ों नियुक्तियां हुई होंगी, हाँ हुई, उसमें कितना हक मारा गया। बिल्कुल। तो केवल सरकार और जो मुस्लिम विरोधी जिसको माना जाता है, केवल उसको दोष ठहरा देना ये ठीक नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि हिंदू पसमानदा ने यही किया कि उसको ये कहा गया कि कौवा कान लेके गया, तू पीछे नहीं गया, उसने देखा कि कान सच में लेके गया है या कान है। तो इस पे आप एक बुद्धिजीवी के तौर पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? महाज को बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो लोग जुड़े हुए थे पसमानदा आंदोलन से, जो प्रगतिशील लोग थे, भाई अली अनवर साहब वाला जो खेमा जो है वो तो प्रगतिशील लोगों का है, उन्होंने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी कोई लेटर नहीं लिखा, उसके लिए कोई प्रतीकात्मक रूप से लेख भी नहीं लिखा, जो कहीं छप सकता था वो छपेगा, बहुत सारे अल्टरनेट चैनल हैं। तो इसमें किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? ये आप ठीक कह रहे हैं, एक जो पसमानदा मुस्लिम महाज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उसका संगठन, इस तरह की, मतलब ये तो है कि एक वो बना और ये हुआ, लेकिन जिस तरह से मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, और क्या होता है कि अपने यहाँ लोकतंत्र जो है, संगठनों में भी कितना लोकतंत्र है देखना होगा, खासकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़िए, खासकर सामाजिक संगठन, महाज की बात कर रहे हैं, तो महाज में सारे लोग एक थे। महाज एक मतलब राजनीतिक संगठन तो है नहीं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन, सामाजिक न्याय की बात करने वाला संगठन है, और मुस्लिम समाज के पसमानदा तबके के हक हकूक की बात करने वाला तबका है, लेकिन इसके भी संगठन उस लेवल पर, मास लेवल कभी रहे नहीं रहे। तो मान लीजिए कि हम जंतर मंतर पर नहीं जाके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या कहीं दूसरी जगह पे एक मीटिंग तो करते, कई बार चीजें हुई माइनॉरिटी के नाम पे, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला को लेके, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहे और इसको जनरल रखा जाए, नहीं तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, तो इसमें हमारी जो हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित की जाए। आपको क्या लग रहा है कि बाद के दिनों में जब अली अनवर साहब ने, मैं इसको आपको यहाँ जोड़ना चाहूँगा, अली अनवर साहब ने जब रिजाइन दिया उसके बाद से जमात इस्लामी ने इनको बुला के और इनका स्वागत किया था, तो कहीं ऐसा तो इनके मन में नहीं था कि भाई हम इसके खिलाफ में यदि हम नहीं बोलते हैं तो हम सारे मुसलमानों के नेता बन जाएंगे? आप इस पे क्या कुछ कहना नहीं, अब ये अली अनवर साहब से पूछा जाना चाहिए। नहीं, ये तो सारे सवाल उनसे पूछी जाएगी जब उनसे मुलाकात होगी, लेकिन आपको क्या लगता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी जब वो जमात इस्लामी के कार्यक्रम में गए थे तो बहुत सारे पसमानदा एक्टिविस्ट थे जो उस कार्यक्रम में गए और उन्होंने मना किया था कि आपको इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हम जिस तरह से आरएसएस का विरोध करते हैं, हम उतना ही खतरनाक जमात इस्लामी को भी मानते हैं, उन्होंने कहा था। कई कार्यकर्ता था, स्वयं हाजी निसार साहब थे, उसमें गए, लेकिन अली अनवर साहब यदि वहाँ गए तो उस मंच पर भी उन्होंने अपनी ही बात की। नहीं, देखिए अपनी ही बात की, वो तो जाहिर सी बात है कि वो वही बात ही करनी थी, लेकिन मैं इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाले इशू के साथ जोड़ के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो एक्टिविस्ट रहे हैं, अभी हैं, और उनकी मुखर आवाज़ रही है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ज़मीन से निकलता है, जिसकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं रहती है, जब वो पार्लियामेंट पहुँचता है देश के सबसे बड़े पंचायत में, तो उसका एक विजन होता है कि देश भर में अब यहाँ से मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, और उनके पास संगठन भी था, ऐसा नहीं था कि वो व्यक्तिगत थे, तो अपने संगठन को आगे नहीं किया उन्होंने। तो इसके पीछे आप इसको ये इसीलिए इस पर कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि वो भी यही मान रहे थे कि हम इसमें जो बात करके कि पसमानदा की बात होती है तो मुस्लिम
अपर कास्ट है वो जो आरोप लगाता है कि आप तोड़ रहे हो मुसलमानों को, तो कहीं इनके दिमाग में यही बात तो नहीं बैठ गई कि ये चुप हो गए? एक विश्लेषणात्मक में मुझे हमको लगता है इस तरह के आरोप लेनोर साहब पर लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब जिन परिस्थितियों में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया था और जिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया था, खासकर बिहार के और उत्तर प्रदेश के इलाकों में और देश के दूसरे हिस्सों में, वो बहुत ख़राब स्थिति थी। और अलीनवाल साहब को क्या नहीं कहा गया, इनके एक साथी को, मतलब वो निकले और वापस ही नहीं आए, इसलिए कि वो अलीनवाल साहब के साथ जाते थे। कई बार मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर के उनको घोषित रूप से इस्लाम का दुश्मन कहा गया, फितना फैलाने वाला कहा गया। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों का आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज आज भी मदरसों से गाइड होता है। मस्जिद में जुम्मे के दिन जो खुतबे होती है उसमें जो बातें कही जाती हैं, कई बार उस पर विचार करता है, क्योंकि अभी भी मुख्य रूप से इसका जो सोर्स है, इसके सोचने समझने का जो तरीके हैं, वो सब वहीं से हैं, अभी भी धार्मिक समूह के रूप में है। और हिंदू समाज का जो पसमानदा तबका है, उसके सोचने समझने का जो तरीका है वह बहुत दूसरे तरह के चीज़ों से है। अपना उन्होंने एक चीज़ें डेवलप किया है, तो उस तरह के आप अभी भी ये नहीं है। तो उसमें भी अलीनवाल साहब को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा संगठन खड़ा करने में, ये अलग बात है। अब इसको कई बार लीडर की अलग अलग जो नेता होता है उसको सोचने समझने का तरीका भी अलग होता है, डिफरेंट होता है, या सोचते समय करते समय बहुत सारे मुद्दे एक समय पैरेलल चल रहे होते हैं, समानांतर चल रहे होते हैं, तो तमाम तरह की चीज़ों पर बहुत तो ध्यान नहीं दे पाता, या देता भी है तो कई बार हमारे और आपके आँख से ओझल हो जाता है। नहीं, लेकिन कई बार उसकी ताकत उतनी नहीं बन पाती। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ। जिसमें यूथ का कैरियर शेप लेता है, और उस मुद्दे पे सड़क पे नहीं उतरना। मैं जानता हूँ 1-2 प्रोटेस्ट हुए जो जंतर मंतर पे, वो उसमें जो DU, JNU, जामिया और देश के बाकी जो यूथ थे वो खुद वॉलंटरली आके उसको लीड किए थे। लेकिन ये अभी तक मुद्दा जो है वो नहीं बन पाया, इसलिए ये पूछने की आपसे ज़रूरत पड़ी। चूँकि आप एक विश्वविद्यालय में भी रहे हैं, अभी एक और विश्वविद्यालय का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इसलिए इस पे आपका क्या कहना है कि इसको किस रूप में लड़ना चाहिए? या फिर कई बार क्या होता है कि लीडर से चूक भी हो जाती है, कई सारे के मुद्दों को लेकर के चूक भी हो जाती है, लेकिन उन्होंने छोटे बड़े स्तर पर उस संगठन ने, पसमानदा मुस्लिम महाज ने किया भी, इस सवाल को उठाया भी, किया भी एकदम। मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें होती नहीं है। और राजनीति क्या है, राजनीति आज का युग धर्म है, ठीक है ना। तो उस युग धर्म से जितना नज़दीक से होकर के आप गुजरेंगे, जितना नज़दीक रहेंगे, उतना आप अपने समय को परिभाषित कर पाएंगे, संचालित कर पाएंगे, उसको चला पाएंगे, उससे किनारा होकर के नहीं चला पाएंगे। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज अभी भी राजनीति को अपना युग धर्म स्वीकार नहीं रहा है। अभी भी जिस स्तर पर हिंदू पसमानदा राजनीति को एक युग धर्म के तौर पर देख रहा है, उस तरह से मुस्लिम समाज अभी भी राजनीति को एक युग धर्म के रूप में नहीं देख रहा। अभी भी उसकी राजनीति के प्रति जो आस्था है, वोट देने में आप देखिएगा किसी पूरे दुनिया में, या हम भारत की बात करें तो भारत के जो दूसरे तबके हैं उनसे ज़्यादा अवेयर है वो। सबसे पहले वोट जाएगा, एक एक वोट कोशिश करेगा कि उसका डले, इस रूप में वो काफ़ी कुछ है। लेकिन वोट तक सीमित नहीं रह करके वो अभी तक एक नागरिक के तौर पर अभी भी वो अपने आप को जनता मानता है। जनता और नागरिक क्या है? लोकतंत्र का एक इंडिविजुअल यूनिट है, जो सोचता है, समझता है, जिसमें चेतना है, जो पक्ष लेता है, जो विरोध करता है। तो अभी तक एक नागरिक के रूप में वो नहीं देखता है, वोट देने तक अभी तक अपने को महदूद रखता है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कई कारण है। वही है कि एजुकेशन उस तरह से नहीं है, लोकतांत्रिक संगठनों की जो समझ नहीं है, और उसमें सोशलाइजेशन उस तरह से उसका नहीं हुआ, उस तरह से उसका राजनीतिकरण नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। तो ये सब कारण हुए हैं जिसकी वजह से अभी भी वह नागरिक के रूप में। तो उस चेतना को फैलाने का काम तो उस समाज के जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बनती है जिम्मेदारी। बिल्कुल बनती ही है, उनको करनी चाहिए। और मतलब जितनी तेज़ी से और जितने बड़े पैमाने पर नेताओं की ज़रूरत है, जितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज में काम करने की ज़रूरत है, पसमानदा समाज में, मुस्लिम पसमानदा समाज में, अभी शायद उस लेवल पर काम हुआ नहीं है, और इसलिए शायद उस तरह के उस स्तर की चेतना भी नहीं आई है। और मॉडर्न एजुकेशन से अभी भी मुस्लिम समाज अभी भी दूर है।
तो मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने के लिए आप किस रूप में मुस्लिम समाज को एक अपील करना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये काम जो केवल राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर सकता। मुस्लिम समाज, मैं फिर कहूँगा कि मुस्लिम समाज मुख्य रूप से आज भी उस रूप में इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ है, उस रूप में समाजीकरण नहीं हुआ आज तक। तो आज भी ये मुख्य रूप से धार्मिक समुदाय के तौर पर ही जाना जाता है और तमाम तरह की चीज़ें इसकी ज़्यादातर जीवन का हिस्सा धर्म से संचालित होता है। ठीक है, जो कभी 400 साल पहले, 500-600 साल पहले आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जीवन का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम कहानी धर्म से संचालित होती थी और जो दूसरे तबके हैं उससे बाहर आए हैं। लेकिन मुस्लिम समाज जो है आज भी मतलब उसका जो है युग धर्म जो है धर्म ही है। ठीक है, और धर्म से कुछ हद तक वो बाहर भी कुछ चीज़ें वो करके आया है, लेकिन तमाम अपने जीवन के मुद्दे जो तय करता है। मुस्लिम समाज क्या कहा जाए तो जो अपर कास्ट है, अशराफ है, वो बाहर आया है, लेकिन पसमानदा अभी भी वही है। हाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई और जो मतलब एजुकेशनल स्थिति जो है, ठीक है ना, वो धार्मिक खासकर शैक्षिक संस्थाएं जो हैं जिसमें वो पढ़ने जाता है, वो आज भी मुस्लिम समाज के ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो है वो अब वही है जो धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित चीज़ें हैं वहीं पर हैं। तो उससे बाहर आने की भी बात नहीं है। वो ये अलग बात है कि अपने एक कल्चर के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, शिक्षा की शुरुआत करते हैं। ये सब अच्छी चीज़ है, अपने कल्चर के साथ रहना चाहिए, लेकिन उस कल्चर के जो है वही कल्चर उनको कई प्रगतिशील चीज़ें भी सिखाती हैं। ठीक है, और जो उन प्रगतिशील तबकों को, प्रगतिशील चीज़ों को पकड़ने की जो ताकत है मुस्लिम समाज में उस रूप में नहीं आई है जो दूसरे धार्मिक समुदाय, दूसरे जो लोगों के बीच आई है।